इतिहास के पन्नों में कुछ रातें दशकों का दर्द और प्रतिशोध समेटे रहती हैं। 26 नवंबर 2008 की मनहूस सुबह आज भी हर भारतीय के जहन में एक रिश्ते घाव की तरह जिंदा है। हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में सुरक्षित बैठकर जश्न मना रहा था। उसे सजा दिलाने की कूटनीतिक कोशिशें बेअसर साबित हो चुकी थीं। जब दुश्मन की ढिठाई हदें पार कर दे तब एक स्वाभिमानी राष्ट्र को अपने नियम खुद लिखने पड़ते हैं। नवंबर 2019 की एक सर्द रात प्रधानमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चरम पर पहुंच गई। रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी परिसर में दाखिल हुई। गाड़ी से निकले रॉ चीफ सामंत गोयल। उनके हाथों में कॉन्फिडेंशियल लिखी एक रहस्यमयी फाइल थी। कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंभीर मुद्रा में खड़े थे। आधी रात के दौरे का कारण पूछते ही सामंत गोयल ने कहा, सर, हमने ढूंढ लिया है। इसी गूंज ने कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी की मेज़ के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, एनएसए अजीत डोभाल और रॉ चीफ मौजूद थे। गोयल ने मेज़ पर सईद के घर की खुफिया तस्वीरों का अंबार लगा दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब दुनिया से कास्ट है, सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन। प्रधानमंत्री ने पूछा कि इस ऑपरेशन से क्या तात्पर्य है। गोयल का जवाब भौला, हाफिज सईद को पाकिस्तानी सरजमीन पर मौत के घाट उतारा जाएगा। ये प्रस्ताव सीधे युद्ध में धकेल सकता था। सिक्योरिटी ने कहा कि आतंकी सरगना को खत्म करने का ऐसा मौका इतिहास दोबारा नहीं देगा। डोभाल ने समर्थन में सिर हिलाया। कुछ पल की खामोशी के बाद प्रधानमंत्री के मुंह से निकले शब्दों ने रुख बदल दिया, ऑपरेशन इसी पल। प्रतिशोध की एक साहसिक कसम ने जन्म लिया, ऑपरेशन अलविदा। लेकिन चुनौतियां हिमालय से कम नहीं थीं। सईद लाहौर के सबसे सुरक्षित जौहर टाउन इलाके में रहता था। उसके घर के चारों तरफ अलर्ट पुलिस का पहरा था। सीधे एयर स्ट्राइक का मतलब युद्ध था। रॉ को समझ आ गया कि इस किले को अंदर से खोखला करना होगा। सबसे बड़ी जरूरत थी सईद के घर के बिल्कुल करीब एक सुरक्षित ठिकाना स्थापित करना, जो पाकिस्तानी एजेंसियों की नज़र में ना आए। इस किले को भेदने का रास्ता दुश्मन के अंदर से होकर गुजरना था। इस रास्ते की तलाश भारतीय खुफिया एजेंसी को दुबई के एक अंधेरे जेल खाने तक ले गई। दिसंबर 2019 में नावेद नाम का पाकिस्तानी नागरिक चोरी के इल्ज़ाम में दुबई की जेल में सड़ रहा था। वो कोई मुजरिम नहीं, बस एक मोहरा था। अचानक जेल के दरवाजे खुले और नावेद की जमानत हो गई। बाहर आते ही उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने अपना नाम वासे बताया। नावेद के अविश्वास को भांपते हुए वासे ने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वासे ने कहानी रची कि वो दुबई और पाकिस्तान में बड़ा कारोबार चलाता है और लाहौर में एक वफादार पार्टनर की तलाश है। नावेद का अंतर्मन, पार्टनरशिप, गरीबी ने उसके विवेक को थाम लिया। वासे ने नावेद के सामने 50 लाख रुपए रख दिए। इस रकम ने नावेद की वफादारी खरीद ली। कुछ महीनों बाद वो पाकिस्तान लौट आया। लाहौर में कदम रखते ही रॉ की योजना जमीन पर उतरने लगी। वासे का निर्देश फोन पर गूंजा, हाई सिक्योरिटी वाले जौहर टाउन इलाके में बड़ा घर किराए पर लेना है। पैसे के नशे में चूर नावेद ने बिना सवाल किए हाउस नंबर 120 किराए पर ले लिया। ये घर हाफिज सईद के निवास से इतना करीब था कि उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जा सकती थी। नावेद को इल्म नहीं था कि जिसे वो मसीहा मान बैठा है वो असल में रॉ का अंडरकवर एजेंट है। भारत जिस बेस कैंप की तलाश में था वो दुश्मन के दिल में स्थापित हो चुका था। इसके बाद हाउस नंबर 120 का माहौल बदलने लगा। रॉ के खामोश एजेंट अलग अलग बहानों के साथ वासे के बिजनेस पार्टनर बनकर नावेद के घर आने जाने लगे। पैसों की मोटी गड्डियों ने नावेद की आंखों पर पर्दा डाल रखा था। अगले 6 तनावपूर्ण महीनों तक रॉ के जांबाजों ने उस ठिकाने से हाफिज सईद की जिंदगी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसके घर से बाहर निकलने का समय, आने जाने वालों की शिनाख्त, पहरे बदलने की टाइमिंग, हर जानकारी दर्ज की जाने लगी। जौहर टाउन में बैठा वो ठिकाना भारत की अघोषित खुफिया पोस्ट बन चुका था। दिल्ली में बैठे रॉ चीफ सामंत गोयल इस खेल पर नजरें गड़ाए हुए थे। लेकिन नावेद की एक पुरानी आदत थी कि वो हर हफ्ते परिवार से मिलने जाता था। रॉ के एजेंट्स को लगा कि ये एक आम पारिवारिक दिनचर्या है। जब रेकी पूरी हो चुकी थी तब वासे ने नावेद को एक बार फिर दुबई बुलाया। इस बार वासे का लहजा बदल गया। उसने कहानी रची कि वो एक यहूदी के लिए काम करता है जिसने 26/11 के हमलों में अपना परिवार खो दिया था। अब वो तुम्हारे पड़ोसी हाफिज सईद का खून का प्यासा है। वासे ने कहा, मुझे हाफिज सईद को मारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सच्चाई का एहसास होते ही नावेद ने साजिश का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन वासे मंजा हुआ खिलाड़ी था। उसने लालच का ब्रह्मास्त्र चला दिया। अगर वो इस मिशन में मदद करता है तो उसे करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और पूरे परिवार को अमेरिका में बसाया जाएगा। नावेद के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा चौराहा था। एक तरफ मौत का डर, दूसरी तरफ अमेरिका की चमकती जिंदगी।
आखिरकार लालच ने जीत हासिल कर ली और नावेद ने हाँ कर दी। कुछ ही घंटों के भीतर नावेद के बैंक खाते में 15 करोड़ रुपए की विशाल रकम ट्रांसफर कर दी गई। अब ऑपरेशन अलविदा उस आखिरी मोड़ पर था जहां से वापसी असंभव थी। दिल्ली में कई हफ्तों के आकलन के बाद रॉ ने तय किया कि किले को भेदने के लिए एक भयानक कार बम की जरूरत पड़ेगी। रॉ के एजेंट्स ने खामोशी से एक काले रंग की टोयोटा कोरोला गाड़ी खरीदी। रातों रात उस गाड़ी में 300 किलो का डेडली RDX इतनी सफाई से भर दिया गया कि किसी को शक न हो। इस कार को नावेद के घर से कुछ दूरी पर एक सुनसान इमारत के बेसमेंट में पार्क कर दिया गया। नावेद को इस बारूद से भरी कार की भनक नहीं थी। अब सवाल था उस कार को सईद के घर तक कौन ले जाएगा। अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त इलाके से एक बेहद गरीब आदमी को चुपचाप सीमा पार करा के पाकिस्तान लाया गया, जिसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था। उसे यकीन दिलाया गया कि इसके बाद उसके परिवार को बड़ी रकम मिलेगी। अब हाउस नंबर 120 में कुल 4 लोग मौजूद थे, 3 रॉ एजेंट और वो अफगानिस्तानी सुसाइड बॉम्बर। ये मोड़ एक अदृश्य महामारी के रूप में आया। 13 मई 2021 को वासे, जो पूरे नेटवर्क का दिमाग था, दिल्ली में ईद मनाने आया था। अगले दिन दुबई लौटने के लिए जैसे ही वो बाहर निकला, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। अस्पताल में जांच से पता चला कि उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव है। वायरस उसके फेफड़ों को खा चुका था। 2 दिनों की जंग के बाद रॉ का वो जांबाज जासूस दुनिया को अलविदा कह गया। वासे की मौत की खबर रॉ हेडक्वार्टर पहुंचते ही भयानक भूचाल आ गया। उसकी मौत का मतलब था पूरे नेटवर्क का ढह जाना। उधर लाहौर में नावेद की पुरानी आदत भयानक रूप ले चुकी थी। इस बार नावेद सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एक हाई रैंकिंग ऑफिसर के बंगले पर पहुंचा। नावेद कभी ईमानदार नहीं था। अपनी जान बचाने की हवस में उसने वो सारी गोपनीय जानकारी पाकिस्तानी एजेंसियों के सामने उगल दी। दिल्ली में इंटेलिजेंस विंग ने जैसे ही ISI के कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट किया, रॉ हेडक्वार्टर में रेड अलर्ट सायरन बज उठे। हालात बेकाबू हो चुके थे। एजेंसी ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए लाहौर में फंसे अपने तीनों एजेंट्स को तुरंत निकल भागने का सख्त आदेश दिया। कुछ ही घंटों में वो तीनों एजेंट अपना साजो सामान छोड़कर हवा में वाष्प की तरह गायब हो गए। इसके कुछ ही देर बाद ISI की टीमों ने हथियारों के साथ हाउस नंबर 120 पर धावा बोल दिया, लेकिन उनके हाथ सिर्फ एक खाली घर लगा। अब रॉ के रणनीतिकारों के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी। महीनों की मेहनत दांव पर, क्लियर क्या मौत के मुंह में घुसकर इसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। नई दिल्ली में एक बार फिर हाई वोल्टेज मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। तमाम खतरों को दरकिनार करते हुए एक फौलादी फैसला लिया गया, ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 2021 सुबह 11 बजे रॉ के अंडरकवर एजेंट्स ने जान हथेली पर रखकर उस अफगान युवक को अधूरी इमारत के बेसमेंट तक पहुंचाया। यही वो अंधियारी जगह थी जहां विस्फोटकों से भरी काली कोरोला गाड़ी शिकार का इंतजार कर रही थी। अफगान युवक को प्लान समझाया गया। वो शांत था क्योंकि वो जानता था कि वो कभी नहीं लौटेगा। कुछ ही देर बाद कोरोला का इंजन भयानक गुर्राहट के साथ चालू हुआ। 300 किलो RDX से भरी वो कार लाहौर की व्यस्त सड़कों पर दौड़ने लगी और हाफिज सईद के हाई सिक्योरिटी इलाके में पहुंच गई। घर से कुछ दूरी पर पुलिस का भारी चेक पोस्ट था। वहां खड़े पुलिसकर्मियों ने देखा कि एक काली कार खौफनाक रफ्तार से सीधे उनकी तरफ आ रही है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अफगान युवक ने अपनी गाड़ी सीधे लोहे के बैरिकेड से टकरा दी। अगले ही पल एक कान फोड़ देने वाला धमाका हुआ, जिसने पूरे जौहर टाउन की जमीन को भूकंप की तरह हिला दिया। आग और काले धुएं का डरावना गुबार आसमान का सीना चीरता हुआ ऊपर उठा। धमाके का मुख्य निशाना हाफिज सईद का अभेद्य किला इस प्रलय को बर्दाश्त नहीं कर सका। घर का लोहे का भारी गेट और कंक्रीट का ढांचा कागज की तरह जमींदोज हो गया। जो इंसान सालों से बेगुनाहों की जान लेता था, आज मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। तबाही देखकर उस खूंखार आतंकी सरगना के होश फाख्ता हो गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल रॉकी स्टार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।